सो हेल्थ इज योर वेल्थ, ये आज वचन का मतलब डिस्कशन करने के लिए आपने कहा। तो हमारी गुरुजी के साथ जो जर्नी रही है, उसमें अनगिनत अनुभव जीवन के हर आयाम से हैं। इनफैक्ट जितना समझते जाएंगे उतना और डीप डीप समझने के लिए उभर के आता है। कई चीजें आज समझ में आती हैं जो उस वक्त गुरुजी ने कही थी। गुरुजी हर काम प्रैक्टिकल करके दिखाते थे और कहते भी थे कि मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ। इन सब अनुभवों में कई सारे अनुभव हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, हमारे अपने और कई सारे बहुत बहुत सारे संगत के। गुरुजी ने हमेशा कहा है कि मैं सबसे पहले लाइफ ब्लेस करता हूँ, फिर हेल्थ ब्लेस करता हूँ, फिर बाकी सब। लेकिन जब आपको जीवन मिले और हेल्थ के बिना उसका कोई महत्व नहीं है। गुरुजी ने आज तक लाखों संगत के, इवन नॉन संगत के भी कई बीमारियां, एलिमेंट्स ठीक करके उनको स्वस्थ बना दिया। कई रेयर डिजीजेस ठीक कर दिए। उनकी फेवरेट फ्रेज भी थी, जब भी कोई कैंसर या कोई किसी का ठीक होता था, बहुत हम लोगों के पास गुरुजी के टाइम से बहुत मतलब गुरुजी ने भेजा हुआ है। जो भी लोग आते हैं, अब तो सारे ही लोग हम सोचते हैं कि गुरुजी ने ही भेजा हुआ है, लेकिन उस टाइम डायरेक्टली गुरुजी बताते थे कि इनका ध्यान रखो। हम लोग एम्स में थे, मैं बायोकेमिस्ट हूँ, अंकल मेडिकल डॉक्टर है, तो हम लोगों को हमेशा गुरुजी बताते थे कि इसका ख्याल रखना है, इसके लिए मतलब कुछ करना है, हेल्प करनी है और उनका मतलब ध्यान रखना है। तो जब भी कोई ऐसी रेयर डिजीज या कोई ऐसी चीज हो जाती थी तो गुरुजी बहुत खुश होते। जिस पर्सन को ये ब्लेसिंग मिली है और जो स्वस्थ हुए हैं, उनसे भी ज्यादा गुरुजी के चेहरे पे रौनक और खुशी नजर आती थी। बहुत खुश होके गुरुजी सत्संग करवाते थे और फिर कहते थे अंकल को, मेरे डॉक्टर पांडव को कहते थे कि हो गई ना डॉक्टरी फेल। मतलब फेवरेट फ्रेज थी उनकी गुरुजी की, कई बार सुनी है कि हो गई ना डॉक्टर तुम्हारी डॉक्टरी फेल। तो एक आपने सुना ही होगा, ये सत्संग बहुत फेमस है कि आईसीयू में एक आंटी थे, उनको आईसीयू से बाहर निकलवा के मंदिर बुलाया, कड़ी सेवा करवाई, लंगर खिलाया और वो स्वस्थ हो गई। तो ये सारी चीजें गुरुजी क्यों करते थे? Not for your again wasting your time on this earth in accumulating more karmas, ये तो निश्चित ही नहीं था। बट जो गुरुजी के राह पे हमको चलने के लिए गुरुजी कहते थे कि मैं इसीलिए आया हूँ, उस राह पे जाने के लिए सबसे पहले ये स्टेप्स है। जैसे हम लोग योगा करते हैं तो उसमें नियम होते हैं कि वो फॉलो करना पड़ता है, तभी जा करके आगे की स्टेप होती है। तो गुरुजी ये हम उस हमारी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए ये प्रिपेयर करते थे हमको कि सबसे पहले तो यू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, हेल्प अदर्स, involve good deeds, enjoy life at the fullest, at the same time finding a new meaning of life, seeking spiritual upliftment। क्योंकि हमको आखिर में गुरुजी के मोक्ष उस दिन कल आंटी का सत्संग सुना, गौरी आंटी का। उन्होंने कहा जैसे गुरुजी मोक्ष देते थे, तो आपको जिसने भी शिव पुराण तो हम सब पढ़ ही रहे हैं, तो शिव जी के अलावा और कोई मोक्ष नहीं दे सकता। शिव जी मोक्ष देते हैं और गुरुजी हमारे महाशिव है, तो वो मोक्ष दे सकते हैं हम लोग को और अल्टीमेटली हमको वो ही प्राप्त करना है, चाहे हमें कितने भी लाइफ टाइम्स क्यों ना उसमें जाने पड़े। तो गुरुजी हमारी ये जर्नी कही, हमारे 90% चीजें हमारे अपने ऊपर लेते थे या कष्ट हटाते थे और हमको 10% ही भुगतने के लिए लगाते थे। तो ये सारी चीजें करने के बाद में हम लोग स्वस्थ होने के बाद ही हम लोग कुछ कर पाते हैं। इवन मतलब अगर आप स्वस्थ हो तभी आप हर काम अपने बेस्ट एबिलिटी के साथ कर सकते हो, है ना। तो गुरुजी हमेशा हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए कहते थे, हालांकि वो कहीं ज्यादा बात कभी नहीं करते थे, बट जैसे कि उन्होंने कभी किसी को ड्रिंक करने के लिए या नॉन वेज खाने के लिए मना नहीं किया। हाँ, नया एकदम यंग संगत को मैंने देखा हुआ है डांटते हुए स्मोकिंग के लिए,
वो मना करते थे, लेकिन एवरीथिंग इन मॉडरेशन, दैट वाज द की, दैट वाज। सैर करने के लिए बोलते थे, वॉक करने के लिए। गुरुजी खुद भी सुबह सुबह बहुत सैर करते थे, या कभी भी जब भी गुरुजी के साथ में जाओ, शाम को भी, रात को भी कई बार उठ करके वो सैर करने निकल जाते थे। तो ये सारी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, बिना बोले गुरुजी ने ये सारी चीजें हमें करके दिखाई एज ए प्रैक्टिकल गुरु। अगर हमारी सेहत नहीं ठीक रही तो हम पैसे भी नहीं कमा सकेंगे, और पैसा चाहिए किस लिए, हमें वेल्थ किस लिए चाहिए, तो हम जो भी करना चाहते हैं उसको हम कर पाए, हमारी जरूरतों को पूरा करें, अच्छा और सुखी जीवन बिताए, शौक भी कर पाए। लेकिन अगर सेहत ही ना हो, जैसे अंकल ने कहा, तो किसी चीज का कोई मायने नहीं, हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको उसके तरफ हमारा रुझान होना चाहिए कि हम पहले अपने आप को स्वस्थ रखें। सो मुझे एक इंसिडेंट याद है, गुरुजी के टाइम हम जाते थे, तो एक अंकल और आंटी आते थे। अंकल काफी बिजी रहते थे, आंटी बहुत रेगुलर थी। तो गुरुजी के मतलब गुरुजी ने उनसे काफी सेवा भी करवाते थे गुरुजी, और उनके बेटे की शादी भी गुरुजी ने करवाई थी। तो उनके अंकल को कोई हेल्थ प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी ने मेरे अंकल को बताया कि उनका उनकी हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी डिस्कस करी, और कहा कि उनका ख्याल रखें या उनको हेल्प करें। तो हम लोग, अंकल तो मिलते नहीं थे, आंटी के साथ में बात हो गई थी हमारी, तो अंकल के साथ मिलना जरूरी था। तो इन्होंने फिर आंटी से पूछ करके एक दिन संडे को, हम लोग खेलगांव में रहते थे उस समय, और ये लोग मेरे घर से डियर पार्क के पास रहते थे, बहुत दूर नहीं था। तो एक दिन कहने लगे कि मैं संडे को मॉर्निंग में हॉस्पिटल जाना था, तो कह रहे थे कि इनके पास पहले मैं हो जाऊंगा, जाके आता हूँ, और अंकल से डिस्कस करके सारी फाइल वाइल चेक करके सारे पेपर्स देख के फिर देन विल डिसाइड, विल टेक इट फ्रॉम देयर कि क्या करना है आगे। तो आंटी से बात हो गई, आंटी ने कहा था अंकल रहते हैं सुबह वहां पर घर पे जनरली संडे को। तो जब अंकल मेरे गए वहां पर तो अंकल नहीं थे, तो वो उनको अपने सीए के पास जाना पड़ा। तो आंटी वॉज एपोलोजेटिक, उन्होंने कहा कि नहीं सॉरी वगैरह, और फिर आंटी के साथ थोड़ी सी बात करके अंकल के बारे में फिर ये चले गए हॉस्पिटल। अच्छा, ये बात हुई। उसके बाद में शाम को हम मंदिर गए। तो मंदिर गए तो गुरुजी अपने कमरे में थे, और हमें पता चला, थोड़ी सी संगत थी, अभी संगत पूरी लगी नहीं थी, तो हमें पता चला कि गुरुजी बहुत गुस्से में है। और रोमा आंटी थे, तो उन्होंने बताया कि वो अंकल आंटी ने ना ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। तो हमें समझ में नहीं आया कि क्या किया उन्होंने। तो कहते हैं कि नहीं, गुरुजी ने बहुत डांटा है उनको, बहुत डांट लगाई, और गुरुजी ने उनको कहा कि वो डॉक्टर अपना काम छोड़ के तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे पास आया, और तुम्हें पैसे की पड़ी हुई है, और इतनी डांट पड़ी है उसको। तो बहुत ही ज्यादा वो मतलब मायूस हो गए, और बाद में उन्होंने भी हमें, गुरुजी को तो कहा ही कहा, माफी मांगी, माफियां बहुत मांगी, लेकिन हमें भी आकर के बहुत माफी मांगी और सॉरी बोला। तो हमें शुरू में समझ में नहीं आया, क्योंकि हमने इतना ज्यादा बुरा भी नहीं माना था, और मतलब भूल ही गए थे ऑलमोस्ट उस बात को। लेकिन गुरुजी को तो सब पता है, और गुरुजी इसलिए गुस्सा थे कि गुरुजी का उनकी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा कंसर्न था, और उसका उनको कोई मतलब वो समझ नहीं पाए उस कंसर्न को, और ही कुड नॉट आई मीन डू दैट जो गुरुजी की आज्ञा थी। तो इसीलिए गुरुजी बहुत नाराज हुए कि तुमको सबसे पहले अपना हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए कि तुम पैसे के पीछे भाग रहे हो। तो ये एक अनुभव है कि जो गुरुजी मतलब सारी संगत के सेहत के लिए कितने व्याकुल होते थे, कितना ध्यान रखते थे। तो WHO का जो एक डेफिनेशन है हेल्थ का, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियर एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो हम सब तरफ से हमको सोशली भी, और गुरुजी ने हर इस आयाम को मतलब बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से किया। फिजिकल हमारी हेल्थ तो बहुत ही, हम देख ही रहे हैं कि कितने सत्संग हो रहे हैं, कितनी बीमारियां गुरुजी ठीक करते हैं, किस तरह से ब्लेसिंग देते हैं। मेंटल प्रॉब्लम्स भी उसी में आती है। सोशली तो इतना गुरुजी ने हमें कभी सोचा भी नहीं था, आज इस लॉकडाउन में भी कैसे जोड़ा है हमको,
ये सत्संग के जरिए, ये जूम प्लेटफॉर्म के जरिए सब लोग संगत में कितने आपस में मिलके और शेयर करके अपने सत्संग कितने खुश होते हैं, इनको कितने मैसेजेस मिलते हैं, मदद भी मिलती है, सब कुछ होता है। उसके बियॉन्ड गुरुजी गए हैं, एंड दैट इज स्पिरिचुअल हेल्थ। इट्स नॉट ओनली फिजिकल, मेंटल और सोशल, इट्स ऑल्सो स्पिरिचुअल। और वही सबसे अहम बात है जो गुरुजी हमको देना चाहते थे, और उस पे जाने के लिए इन सब स्टेप से आगे हमको चलना होता है। सो मेरी तरफ से अंकल, आप बोल रहे थे कि इस व्याख्या का स्पष्टीकरण करिए। अब मैं आपका सत्संग शेयर करूं। प्लीज। तो हमारी जर्नी शुरू हुई गुरुजी के साथ। हमारे एम्स के एक डॉक्टर है, डॉक्टर खिलनानी, उनके घर पे गुरुजी आए थे और हमें बुलाया था। तो मैं इतना ज्यादा जाने के पक्ष में नहीं थी, क्योंकि ऐसे जगहों पे मैं नहीं जाती थी और इतना इंटरेस्ट नहीं था। हम लोग जाते भी नहीं थे, मतलब दोनों भी नहीं जाते थे, अपने काम में बिजी रहते थे और हमेशा यही सोचते थे कि हमारा काम ही हमारी मतलब भगवान का अगर आशीर्वाद पाना है तो बस हमारे काम के जरिए है। तो इस तरह से हम सोचते थे। तो हमने सोचा कि ये डॉक्टर मतलब जो कुलीग है उनके घर में अचानक से सत्संग क्यों हो रहा है। लेकिन सेकेंड टाइम गुरु अंकल का फोन आया कि आप ना जरूर आइएगा और मुझे मतलब भाभी जी को जरूर ले आइए। तो ये गुरुजी का एक बुलावा होता है, क्योंकि मेरा मन नहीं था, लेकिन फिर अंकल ने, मेरे डॉक्टर पांडव ने ये मुझे कहा कि उनका बार बार फोन आ रहा है, मे बी यहाँ समथिंग इज डिफरेंट। और एकदम से बस मैंने मान लिया कि बस जाते हैं हम लोग। 4:45 उन्होंने ये भी बोला था कि गुरुजी आ रहे हैं। तो हमें लगा कोई गुरुजी होंगे जो मतलब ज्यादातर मंदिरों में या कहीं पूजा वूजा करते हैं, उस टाइप के गुरुजी। बट हम लोग वहां गए तो वहां कोई नहीं था। अंकल उनके दोनों बच्चों के साथ में थे। एंड वी स्टार्टेड आस्किंग हिम कि भाई कौन गुरुजी, क्या गुरुजी, तो क्या नाम है उनका। तो उन्होंने कहा कि उनको सिर्फ हम गुरुजी बोलते हैं, और वो क्या है क्या नहीं है वो सब आप जब मिलेंगे तब देख लीजिए। और उतने में गुरुजी पधारे। तो संगत, थोड़ी संगत के साथ में गुरुजी आए। तो डॉक्टर साहब उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े और हम लोग दरवाजे पे रुक गए। और गुरुजी इतने जल्दी जल्दी चल के गए, पीछे सारी संगत थी और सामने गुरुजी थे, और आके एकदम दरवाजे पे खड़े हो गए। और एकदम उनका दर्शन पाके हम लोग दोनों इतने आश्चर्यचकित हो गए। हमेशा जब भी कभी मैं कोई भी सत्संग करती हूँ, उसके पहले सबसे पहले मुझे वो गुरुजी का दर्शन, उनकी वो मूर्ति नजरों के सामने आती है। बिल्कुल वो हट ही नहीं पाती, हम लोग उनके से नजर ही नहीं हटा पा रहे थे। क्या उनका ऑरा था, वातावरण ही सारा चेंज हो गया था। बहुत ही सुंदर, मतलब पता नहीं क्या था उसमें, कोई हम लोग को समझने के मतलब है नहीं उतने समझने लायक, बट इट वॉज टोटली डिफरेंट। और इतना मतलब गुरुजी के चेहरे पे पूरी पॉजिटिविटी और तेज इतना झलक रहा था। एंड ही वाज स्माइलिंग, एकदम स्माइल करते हुए आए अंदर। हम दोनों ही थे साथ में खड़े दरवाजे के पास, और हमारे डॉक्टर खजनानी ने हमको इंट्रोड्यूस कराया उनसे। तो बस बस देखती रह गई मैं, तो ऐसे देख ही रही थी उनकी तरफ, और मुझे लगा कि ये इसी दुनिया के ही नहीं है, ये कहीं ऊपर से किसी दूसरे प्लैनेट से या स्वर्ग से, पता नहीं कहाँ से ये उतर के आए हैं फरिश्ते जैसे। जस्ट केप्ट लुकिंग एट हिम। तो जो इंट्रोड्यूस कराया तो वो कहते हैं गुरुजी कि इनको कि डॉक्टर तुसी बाहर चले जाओ। तो हमें लगा पता नहीं एकदम से उन्होंने हमें बाहर जाने के लिए क्यों कहा। शायद हमको यहाँ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये रिलीजियस इसमें नहीं है सूटेबल। तो हम लोग दरवाजे की तरफ जाने लगे तो गुरुजी ने हमें अंदर बुलाया। संगत कहने लगी कि आपको गुरुजी अंदर बुला रहे। फिर हम मुड़ के अंदर जब आए तो गुरुजी अपने आसन पे विराजमान थे। तो हमें अपने पास बुलाया और अंकल से कहा कि बाहर का मतलब है अब्रॉड, आपके लिए नेम, फेम, वेल्थ, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू। तो अंकल ने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुजी 25 साल से बाहर काम कर रहा हूँ, अब अपने देश के लिए ही करना चाहता हूँ। तो देन गुरुजी अगेन वेरी स्माइलिंगली पैटेड ऑन हिज शोल्डर एंड कहने लगे बहुत अच्छा, और बिठा दिया हमको अपने पास ही। तो फिर बैठ गए तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा आगे। तो आई आस्क्ड नेक्स्ट में जो आंटी बैठे हुए थे उनको मैंने पूछा कि अब गुरुजी क्या बोलेंगे। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा तो फिर अब क्या होगा।
तो उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो मैंने कहा कुछ बोलेंगे ही नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि फिर क्यों बुलाया हमें? तो ये यहाँ पर क्या सिर्फ मतलब क्या होगा? अगर शब्द चल रहे थे लेकिन उसका इतना ध्यान नहीं था। तो गुरुजी हमारे साथ कुछ कर रहे थे बात, स्मॉल थिंग्स ही वाज आस्किंग अस कि कहाँ हो रहते हो, क्या आप जो भी है, छोटी-मोटी बातें पूछ रहे थे। फिर एक संगत को गुरुजी ने खड़ा किया और बोला कि अपना सत्संग शेयर करें। तो उस अंकल का कैंसर गुरुजी ने ठीक कर दिया था। तो अंकल ने अपना सत्संग किया, फिर और किसी और को खड़ा किया, फिर ऐसे 3-4 लोगों से सत्संग करवाए। सत्संग बहुत ही इंटरेस्टिंग थे, लेकिन फिर भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हर समय गुरुजी बार-बार यही कह रहे थे कि सुनो डॉक्टर, सुनो, देखो, एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल, एवरीथिंग इज़ प्रैक्टिकल। मैं प्रैक्टिकल गुरु हूँ, जो भी करता हूँ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। सो देन गुरुजी ने हमें बताया कि आपको वहाँ पर आना है छोटे मंदिर में, वहाँ 4 दिन संगत लगती है और आपको उस दिन संडे था, तो गुरुजी ने कहा थर्सडे को आप आ जाना। तो हम लोगों ने उस टाइम नहीं सोचा जाने के लिए, बस जो वो अनुभव था ना, वही पूरा हमारा माइंड उस अनुभव से इतना आनंदित आनंदित हो गया था और पूरा भर गया था कि हम कोई दूसरा विचार नहीं कर रहे थे। और लंगर आया, तब लंगर खा के फिर हम लोग घर आए एंड वी नेवर थॉट कि भाई हमको जाना है या कुछ, बट वी फेल्ट वेरी गुड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट डे आया, जैसे एक-एक दिन बीतता गया, हमें इतना पुल महसूस होने लगा गुरुजी की तरफ कि हमें लगा हमको तो जाना ही जाना है वहाँ पर। तो डॉक्टर, एक हमारे यहाँ के डॉक्टर सुरेश शर्मा थे, वो भी बहुत पुराने गुरुजी के डिवोटी हैं। पंजाब से गुरुजी ने उनको पीजीआई चंडीगढ़ से यहाँ एम्स में गुरुजी ने ही उनको बुलाया और एम्स में उनको किया, तो उनको ये भी उसका बहुत बड़ा सत्संग है उसका भी। सो उनको मैंने कहा हम फ़ोन करते हैं, वो अगर जाएँगे तो हम उनके साथ जाएँगे, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि कहाँ एम्पायर स्टेट है, क्या है। तो हमारे उनसे फ़ोन करने से पहले उनका ही फ़ोन आता है हमें कि आप गुरुजी ने आपको बुलाया है, आप चलेंगे? तो हमने कहा कि हाँ, हाँ, बिल्कुल चलेंगे। सो देन वी वेंट विथ हिम एंड ऑन द वे उन्होंने हमें गुरुजी का पूरा बताया कि वहाँ पर कैसे होता है, क्या होता है, लंगर कैसे होता है। तो बस हम जब पहुँच गए, तो जब एंट्री की तो लोग काफ़ी लाइन में लगे हुए थे, सत्संग हो रहा था, गुरबानी चल रही थी। तो लाइन में जब खड़े थे तो जैसे एंटर किया एक्चुअली, तो गुरुजी ने हमारी तरफ देखा एंड ही वेरी हैपीली ही स्माइल्ड, और मुझे ऐसा लगा कि वो बिल्कुल हमारा इंतज़ार कर रहे थे और हमें देख के बहुत खुश हुए। तो जा कर के जब मत्था टेका तो उन्होंने अपने पास बुलाया, पास ही बिठाया और फिर उसके बाद में चाय प्रसाद आया, फिर उसके बाद में लंगर हुआ और बहुत अच्छा लग रहा था हमें, बट मुझे थोड़ा-सा अजीब भी लग रहा था कि पता नहीं यहाँ पर सारे लोग ये कहाँ पॉलिटिशियन एंड देन बहुत हाई-फाई सब लोग दिखते हैं, कोई गरीब आदमी नहीं दिखता। साईं बाबा कैसे थे, शिरडी के साईं बाबा, वो तो गरीब आदमी का बहुत ख्याल रखते थे, कुत्तों के साथ रोटी शेयर करते थे। मेरे मन में ऐसा ख्याल आता है कि गुरुजी उसका जवाब देते हैं कि मैं साईं बाबा से मिला हूँ बचपन में एंड ही वुड टॉक, जो भी मेरे मन में जितने भी सवाल आ रहे थे गुरुजी उसका जवाब देते जा रहे थे। मेरे मन में सवाल आया कि यहाँ पर कोई गरीब आदमी क्यों नहीं दिखता? गुरुजी फट से बोलते हैं कि गरीब आदमी अपना पेट पालने में लगा हुआ होता है, उसके पास कहीं जाने का वक़्त नहीं होता। लेकिन मैं ऐसे इसमें मैं खुद उनके पास चला जाता हूँ। ये पॉलिटिशियंस है, ये सारे लोग जो हैं, इनके बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं इसलिए ये मेरे पास आते हैं। लेकिन गरीब आदमी नहीं आ पाता है, मैं उसके पास खुद चला जाता हूँ। एंड आई वाज़ टेकन अबैक कि क्या है, मतलब ये हर चीज़ का जवाब गुरुजी दे जा रहे हैं। कुछ सवालों का जवाब गुरुजी ने किसी संगत को मेरे पास भेज के और वो मेरे साथ सत्संग करने लगे, आंटी, और उर्वशी आंटी को भेजा था गुरुजी ने। और मुझे समझ में नहीं आया कि इतने सारे लोग हैं यहाँ पर इस हॉल में और ये आंटी मेरे पास आके क्यों मेरे को ये सब बता रही हैं। मुझे उस समय सत्संग का कोई मतलब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था और लेकिन फिर भी मुझे जवाब मिल रहे थे, तो आई वाज़ हैप्पी। तो गुरुजी ने इतना तक भी कहा कि मेरी बेटी के लिए, कि इनकी बेटी है अमेरिका में पढ़ती है, उसको पता है महापुरुष क्या है, इनको पता नहीं है, इसलिए इनके मन में शक है। तो तब भी मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इनको किसने बताया मेरी बेटी अमेरिका में। और
तो ये समझ में आने लगा कि भाई इनको तो बहुत कुछ ये जानते हैं, बहुत कुछ पहुंचे हुए लगते हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि आपको कल फिर आना है। सो वी सेड ओके गुरुजी। तो हम आ गए घर। फिर उसके बाद में हमें दोबारा मतलब बहुत प्यार से गुरुजी बुलाते थे, तो हम लोग नेक्स्ट डे भी गए। ऐसे हम जाते रहे गुरुजी के पास रोज रोज। तो एक बार अंकल ने किसी और अंकल से पूछा, ही इज वेरी सोशल, तो लोगों से फिर ये लंगर के बाद में बातें, बाहर हम लोग खड़े रहते थे क्योंकि दूसरे लोगों को फिर लंगर करने के लिए अंदर राउंड्स होते थे। तो बाहर मत्था टेकने के बाद फिर हम जा सकते थे, तो बाहर खड़े थे। तो एक अंकल से पूछा कि भाई आप कल क्यों नहीं आए, कल ऐसा ऐसा हुआ। तो अंकल कहते हैं नहीं, हम कल के दिन नहीं आते, हम फ्राइडे को आते, थर्सडे को नहीं आते। तो हमने कहा क्या बात है, इसका मतलब क्या हुआ। तो उन्होंने कहा गुरुजी ने ऐसे अपने दिन बांधे हुए हैं। किसी को मतलब एक दिन बुलाते हफ्ते में, किसी को 2 दिन, किसी को 2 हफ्ते में 1 दिन, ऐसा मतलब चलता है। किसी को 5-5 साल आने भी नहीं देते हैं। तो सारे उनके ब्लेसिंग्स ही हैं, बट वो गुरुजी डिसाइड करते हैं। तो हमें लगा हमें जाके पूछना चाहिए। सो हम चले गए गुरुजी के पास कि गुरुजी हम सबके दिन है, हमारा कौन सा दिन है। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते हैं तुम्हारे सारे दिन है तुम्हारे, तुम रोज आया करो। तो हम लोग रोज चले जाते थे गुरुजी के पास, बिठा बिठा देते थे। तो फिर रोज इतने अनुभव होते थे, किसी संगत को खड़ा करके उनके सत्संग सुनते थे। बहुत आनंद आता था। ऐसा लगता था कि ये कौन सी ऐसी जगह है और ये कौन है कि इतना सेल्फलेसली ये सारे इतने लोगों के कल्याण हो रहे हैं। क्योंकि ये विश्वास नहीं करने वाली बात ही नहीं थी। क्योंकि जब हम जैसे जैसे जाते गए, जैसे जैसे हमको अनुभव होते गए, हमारे सामने कई बार देखा कितने लोगों का जो कंडीशन होती थी और कुछ हफ्ते के बाद में उनका ठीक हो जाता था। सत्संग तो सुनाते ही सुनाते थे, लेकिन अपनी नजर में हम लोग देख भी पाते थे इन चीजों को। तो हमें बहुत आनंद आता था। हम अपना कुछ हमारे साथ, हमारे हमें नहीं उस कुछ लगता था कि हमारे साथ कोई बुरा है या कोई हमें कोई प्रॉब्लम है जिसके लिए हम गुरुजी के पास आए। हमें तो वो बहुत प्यार से बुला रहे थे और बहुत आनंद आता था वहां जाकर के। और ऐसी कोई जगह ही नहीं होगी पृथ्वी पे कि यहाँ वहां पर जाके, इतनी सी छोटी सी जो जगह थी वो, उसमें इतने सारे कल्याण होते थे। तो वो देख करके ही बहुत खुशी होती थी। और मतलब गुरुजी को हम हमेशा बोलते हैं ना कि भगवान है या पहले नहीं मालूम था, महापुरुष है। ठीक है कि फिजिकल फॉर्म में थे, लेकिन कौन ऐसा कर सकता है भगवान के अलावा। इतना कल्याण कौन कर सकता है, इतना अनसेल्फिश कौन हो सकता है। ये तो इसका तो अंदाजा और ये भावना तो हमारे मन में तभी आने लगी थी। और एक दिन हमें पता चला कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो रहा है। हम देखते थे कि आज इसका अच्छा हुआ, आज उसका अच्छा हुआ, फिर हमारा भी कुछ अच्छा हुआ। वो कैसे? एक दिन अर्जुन अंकल को गुरुजी ने सत्संग करने के लिए कहा, तो उन्होंने अपना पुराना अस्थमा कैसे गुरुजी ने ठीक कर किया वो बताया। तो अंकल को एकदम से, मतलब डॉक्टर पांडे मेरे हस्बैंड को एकदम से रियलाइज हुआ कि उनको भी अस्थमा है। तो इस साल इनको अस्थमा का कोई मेडिसिन ही नहीं लेना पड़ा। इतनी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है इनकी। और हमेशा जब सीजन चेंज होता था तो बहुत तकलीफ होती थी। तो एंटीबायोटिक्स और इनहेलर्स हमेशा जेब में रखते थे। तो उस साल तो उन्होंने बिल्कुल भी मतलब याद ही नहीं आई कि कोई एंटीबायोटिक ले, या मतलब एंटीबायोटिक तो लेने का सवाल ही नहीं आता, इनहेलर भी अपने पास रखने का ख्याल भी नहीं आया। तो सत्संग के बाद इन्होंने जाके गुरुजी को बोला कि गुरुजी मुझे भी बिल्कुल भी इस साल अस्थमा का कोई शिकायत नहीं हुई। तो गुरुजी हंसने लगे फिर से, कहते हैं कि तुम्हें ब्लेसिंग्स मिली है ना इसलिए। तो तब हमें ये ब्लेसिंग का मतलब थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा। एक बार एक अंकल आए थे, मतलब नए ही थे, पहली बार आए थे, और गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी ने बड़े अच्छे से मतलब उनको रिसीव भी किया, और वो एकदम बैठ गए गुरुजी के पास। हम लोग भी साथ में बैठे हुए थे और कहने लगे कि गुरुजी मैं आपको क्या बताऊं, मेरी ऐसी कहानी है आपको सुनाऊंगा। तो वो आधा ही सेंटेंस गुरुजी एकदम जोर से बोल पड़े, यहाँ कहानियां नहीं देते, सुनाया करते, यहाँ बस ब्लेसिंग्स चलती हैं, यहाँ आप ब्लेसिंग्स ले लो, बस यही काम है आपका, कोई कहानी नहीं है होती है यहाँ पर। तो उस समय मुझे पता चला कि ये जो ब्लेसिंग, गुरुजी का जो प्रेजेंस है, गुरुजी का जो सत्संग हम अटेंड करते हैं उसमें इस तरह की ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग चलती रहे। तो ये गुरुबाणी बजती थी तो हमें नहीं समझ में आती थी। हम लोग
मतलब पंजाबी नहीं समझते, महाराष्ट्र से है, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आता था। लेकिन थोड़े दिन के बाद में इतना आनंद आने लगा, इतना आनंद आने लगा कि ऐसे लगता था कि कोई मतलब हम कहीं स्वर्ग में ही पहुंच गए हैं, और ये शब्द मतलब हमारे ऊपर जैसे कोई मयूर पंख का मतलब ये कर रहा है, हमें स्पर्श करवा रहा है। इस तरह से हमें गुरुबाणी का बिना अंडरस्टैंडिंग, बिना मतलब कुछ मतलब समझे हुए, बस उसका जो मतलब उसका जो इसकी जो मेलोडी थी या उसको जो शब्द थे, वो सारे कानों में इस तरह से मतलब हमें फील करा रहे थे, मुझे स्पेशली। तो मैंने इनको कहा कि भाई ये ना जो भी ये पंजाबी में जो भी भजन बजते हैं, वो तो उस समय मतलब कोई आइडिया नहीं थी कि ये गुरुबाणी है। तो मैंने कहा कि ना इसको हमको चाहिए, हम घर में भी सुनाई करेंगे, हमको इसकी सीडी आप डीजे अंकल से पूछिए। उनका हाँ, मैंने भी यही सोचा था कि डीजे अंकल को पूछूंगा कहाँ मिलते हैं, तो हम लोग खरीद लेंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग लंगर कर रहे थे, तो ये अंकल कहीं दूर थे, मैं कहीं और। तो मैंने लंगर के बीच में अंकल को ऐसे मतलब इशारे से पूछा कि सीडी के बारे में आप बात करो। तो अंकल ने मुझे 2 सीडी हाथ में दिखाई दूर से। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इतनी जल्दी इन्होंने इनको मिल गई है, मतलब खरीद ली होगी, यहीं पर मिलती होगी शायद। तो जब कार में बैठे, बाद में जब खत्म लंगर वगैरह होने के बाद जब हम घर जा रहे थे, तो कार में मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपने कहाँ से ले ली है सीडी? तो इन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं आंख बंद करके अपना ध्यान लगा रहा था, तो एक अंकल आए और मुझे उन्होंने हाथ से हिलाया, और फिर मैंने जब आंख खोली तो उन्होंने मेरे को ये 2 सीडी दी और बताया कि गुरुजी ने आपके लिए दी है। इतना मतलब मुझे आनंद आया। फिर घर जाके हम लोग रोज सुनते थे। फिर बाद में धीरे धीरे सब पता चला कि ये, और समझ में भी आने लगा धीरे सुनते सुनते। तो गुरुजी ने, एक साउथ इंडियन अंकल थे, उनको कहा था, उन्होंने कहा था गुरुजी ये कुछ हमें समझ में नहीं आता। तो गुरुजी ने कहा ये समझने की जरूरत नहीं, वो तो कई दिन के बाद की बात है इसकी, तो समझने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सुनो, सिर्फ सुनो। तो गुरुजी के वहां हमको सारा कुछ गुरुजी ही करवाते हैं, सब कल्याण उनका जो भी है, उनकी ब्लेसिंग जो है चलती है। हमें बस अपना माइंड रिसेप्टिव रखना है, उनके चरणों में समर्पित करना है। अगर वो हमें अगर आ गया तो फिर आगे जो भी है सब गुरुजी देख लेते हैं। हम लोग जब उसके बाद में एक बार मेरी बेटी जो का भी मैंने जिक्र किया, तो वो अमेरिका में पढ़ रही थी। तो उसके ग्रेजुएशन के बाद में उसको वहीं पर कोई रिसर्च करना चाहती थी एमआईटी में। शी इज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट एंड वांटेड टू गो टू ओनली हार्वर्ड एंड एमआईटी, और गुरुजी ने दोनों जगह उसको कैसे पहुंचाया। तो वो भी एक सत्संगी है। तो जब एमआईटी में इसको लग रहा था कि मुझे अप्लाई करना है और मुझे यहाँ रिसर्च करना है, एक एमआईटी के एक प्रोफेसर से वो एक कॉन्फ्रेंस में मिली भी। तो वो प्रोफेसर ने कहा कि भाई तुम्हारा वीसा स्टेटस जो है इंडियन मतलब वीसा होने के कारण, ओटीपी वीसा था उसका, तो बीच में तुम फिर मेरा काम ज्यादा हो जाएगा। तो क्योंकि इट वाज अ वेरी सीरियस रिसर्च में बहुत अच्छा काम हो रहा था वहाँ, तो शी वॉज लिटिल स्केप्टिकल, बस उसने कहा कि आप अप्लाई करो, देखा, बट आई वुड डेफिनेटली प्रेफर एन अमेरिकन स्टूडेंट इफ आई गेट। तो इन रुचिता ने अप्लाई किया, और उसमें फिर फर्स्ट इंटरव्यू, सेकंड इंटरव्यू, थर्ड इंटरव्यू, इट वाज गेटिंग टफर एंड टफर। सो क्योंकि सारे अमेरिकन स्टूडेंट्स और बाकी दूसरे जो भी जिनका वीसा स्टेटस मतलब रेगुलर था, उनका ही मतलब काम होगा, इसके लिए बड़ा डिफिकल्ट था। बट समहाउ वो इसने बहुत टफ फाइट दी, और इसका थर्ड राउंड के बाद में इसको सिलेक्ट किया गया। तो शी वाज ऑफ कोर्स वेरी हैप्पी, और कि भाई इतनी मेहनत काम आई, बहुत पढ़ाई भी करी हुई थी उसने। और अंकल भी उस समय यूएस का ही ट्रैवल कर रहे थे, तो उसको मिलके फिर ये उसका सिलेक्शन के बाद में उसको मिलके ये इंडिया आए वापस। तो नेक्स्ट डे जब हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी अपने कमरे में ही थे, बाहर नहीं आए थे अभी, थोड़ी सी संगत के साथ हम लोग बाहर ही खड़े थे। तो जैसे गुरुजी कमरे से बाहर निकले, जोर से कहते हैं कि डॉक्टर पहुंच गई ना बिटिया, बड़ी जगह, बढ़िया जगह। तो हम तो बहुत एकदम फिर से आश्चर्य में पड़ गए कि हमने तो कभी कोई किसी चीज का जिक्र ही नहीं किया था कि ये हमारी बेटी क्या पढ़ रही है या कहाँ अप्लाई भी कर रही है या क्या, कुछ भी नहीं, एब्सोल्युटली नथिंग। बच्चों बच्चों के बारे में कुछ बोला ही नहीं था। तो
एकदम से एक साथ सुन के हम लोगों को समझ में आया कि ये भी गुरुजी का ही आशीर्वाद था। तो जो भी हमारा उसकी हमारी जर्नी है, एक बार हम गुरुजी के साथ कनेक्शन बना लेते हैं, उनको समर्पित कर लेते हैं, तो उसके बाद में हर चीज़ में आपको गुरुजी का हाथ दिखेगा। हर चीज़ वही करते हैं। चाहे जो कोई चीज़ कभी हमारे साथ बुरी भी हो जाती है, तो उसमें भी हमारे कुछ कर्मों का वो कर्म कटवाते हैं। और तो ये सारे अनुभव अपने आप मतलब हमें समझ में आते थे। तो एक बार गुरुजी का एक मतलब फैमिली से ही कोई था, तो एक उनको ना गुरुजी ने बोला कि इनको न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है। तो इन्होंने बोला कि इनके टीचर थे, वो रिटायर होके सीताराम भरतिया में गए थे। तो इन्होंने कहा कि एक ऐसे-ऐसे डॉक्टर है, मतलब ये पूछा कहाँ करना है? तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, जो जैसे तुम ठीक समझो, तुम करो। तो उस डॉक्टर को दिखाने के लिए इन्होंने पूछा, तो गुरुजी ने बोला ठीक है, जैसे तुम कहो। तो इन्होंने फिर उन डॉक्टर से बात की। ही वाज़ आल्सो वेरी हैप्पी दैट डॉक्टर कि हाँ, मैं फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई विल सी योर पेशेंट। तो इन्होंने कहा गुरुजी मैं कल फिर उनको लेके जाता हूँ। गुरुजी कहते हैं नहीं, तुम थर्सडे को लेके जाना। अच्छा, थर्सडे को ऐसा था कि हमारे यहाँ एम्स का ट्रॉमा सेंटर का उस समय इनॉग्रेशन था। वहाँ पर सब एयर स्ट्रिप वगैरह सारा है था। उसका भी उद्घाटन था, मिनिस्टर्स वगैरह आने वाले थे और इनको वोट ऑफ थैंक्स का भाषण करना था। तो वो 7:45 इनको दिया हुआ था कि 7:45 का टाइम। तो इनको लगा कि अगर मुझे 9 बजे अगर पेशेंट को दिखाना है तो ये चीज़ मैं नहीं कर सकता। तो मैंने इनको पूछा फिर कैसे करेंगे? इन्होंने कहा तो वो तो कोई भी दूसरा डॉक्टर कर लेगा, सीनियर डॉक्टर। ये तो गुरुजी की जो आज्ञा है मैं वही करूँगा। सो उसके बाद में जब थर्सडे आया तो मतलब थर्सडे से पहले वेडनेसडे को गुरुजी ने बताया कि तुम 10 बजे आओ। अब 9 बजे का अपॉइंटमेंट लिया और 10 बजे गुरुजी ने बुलाया। तो इनको लगा कि अब क्या करें? तो फिर जब गुरुजी की आज्ञा है, तो इन्होंने कहा जो आई माइट एज़ वेल गो एंड डू माय जॉब देयर। वहाँ पर जो ट्रॉमा सेंटर का जो इनको करना था भाषण, तो ही वेंट टू ट्रॉमा सेंटर। इनका जब सारा कुछ हो गया, उसके बाद में या हम लोग गए वहाँ छोटे मंदिर। तो गुरुजी पेशेंट को लाए ना सामने, चाय प्रसाद दिया, गुरुजी बात कर रहे हैं, सब कुछ हो गया, बट पेशेंट वाज नॉट कमिंग आउट। हम बोल भी नहीं सकते कि गुरुजी देर हो रही है। इन्होंने बाहर जा करके फोन कर दिया था अपने किसी असिस्टेंट को, असिस्टेंट डॉक्टर को, कि भाई तुम जा करके पहुंच जाना वो जो डॉक्टर को दिखाना है उनके पास, क्योंकि वो भी टीचर है, उनका भी टाइम नहीं जाया करना चाहिए। इसके लिए इनको बहुत ही वाज एंग्शियस। तो उनको बोला कि आप ना उनको फाइल वाइल बना के उनको मेरी तरफ से सॉरी बोल देना कि मैं कहीं हेल्ड अप हुआ हूँ, तो मैं थोड़ा सा लेट पहुंचूंगा। सो बाद में गुरुजी ने जब छोड़ा तो उसके पहले गुरुजी ने फिर पेपर दिखाए उस पेशेंट के। तो बहुत लंबे से पॉइंट से 8-10 कि ये मेडिसिन, एक मेडिसिन दो दिन में कितनी बार लेना वगैरह से लेकर डाइट तक। तो गुरुजी ने इनको दिखाया वो पेपर और कहते हैं कि अच्छा, तो फिर डॉक्टर से ये कहना, उस डॉक्टर से एक गोली आधी कर दो, ये वाली गोली बंद कर दो, और ये वाली गोली का भी ठीक है। और फिर ये मतलब पूरे जो भी 8-10 जो भी इंस्ट्रक्शंस थे, सारे गुरुजी ने अपनी तरफ से चेंज करके बताए। तो ये तो देखते ही रह गए कि अगर ये सब गुरुजी को यहाँ पर करना है तो मुझे वहां भेज क्यों रहे हैं? सो बट ही डिडंट से एनीथिंग, ही सेड कि ठीक है गुरुजी। और फिर वो कागज लेके गए। तो जब वहां हम पहुंचे हॉस्पिटल में, उनके कमरे के बाहर, तो वो डॉक्टर जिनको हमने भेजा था अपने हॉस्पिटल से, वो बेचारा बैठा हुआ था फाइल वाइल बना के, हाथ बांध करके। और हमको देख के उठ के आया, कहने लगा कि डॉक्टर तो अभी आए नहीं। तो उसी समय जब उसने ये बोला, उसी समय डॉक्टर वहां पर एकदम से आ गए, लिफ्ट ओपन हुई और वो एकदम बाहर आए। एंड ही वाज सेइंग वेरी सॉरी डॉक्टर पांडव, मुझे देर हो गई, आप आइए आइए। तो गुरुजी का मतलब देखिए कैसा था कि उनको सब मतलब किस टाइम भेजना था, कब करना था, इनका वो ट्रॉमा सेंटर का भी जो भी जॉब था वो भी गुरुजी ने बिल्कुल भी उसको डिस्टर्ब नहीं होने दिया। एंड ही सेंट अस लेट देयर, तो दैट डॉक्टर वाज आल्सो लेट। तो इसी के लिए हमें भेजा होगा लेट उन्होंने, क्योंकि गुरुजी तो हर चीज जानते हैं।
फिर हम लोग अंदर गए तो डॉक्टर ने बहुत अच्छी तरह से उस पेशेंट को देखा वगैरह, एंड देन ही सेट कि भाई क्या पहले कोई पेपर्स है वगैरह, फिर देखा उस पेपर को अच्छे से एग्जामिन करके, देन ही स्टार्टेड सेइंग कि भाई अच्छा फिर हम ना ये गोली एक पहली वाली तो बंद ही कर देते हैं, ये दूसरी वाली आधी कर सकते हैं, और ये तीसरा, एंड देन ही स्टेप बाय वन ही वाज टेलिंग अस द सेम थिंग गुरुजी सेड इन छोटे मंदिर। एक एक चीज उन्होंने वही दोहराई जो गुरुजी ने कही थी। इट वाज सच अ शॉक अगेन। तो ये समझ में आया संगत जी कि गुरुजी ही सबसे बड़े डॉक्टर हैं हमारे। तो जो भी करवा रहे हैं वो गुरुजी ही करवाते हैं, डॉक्टर तो मियर एक इंस्ट्रूमेंट है। वैसे तो सारे ही हम लोग इंस्ट्रूमेंट है, हमसे जो भी किसी से संगत को मैसेज जाता है या कुछ भी सत्संग करने से या किसी भी तरह से या कोई भी सेवा से, करने वाले तो वही हैं, हर चीज वही करते हैं। बस हम लोगों को बस ये समझ में आए कि ये वही करते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीजों से हम लोगों, हमारी एंजाइटी, हमारा डर, हमारा गुस्सा, हर चीज हम लोग उससे हटा के रह सकते हैं। मुझे एक छोटा इंसिडेंट याद है। गुरुजी ने हमको कई संगत से ऐसे जोड़ा, जैसे सबीना कोचर आंटी, उनको हमारे साथ भेजा था जब हमारे घर में सत्संग हुआ था। गुरुजी आए थे तो हमें उस सम टाइम मालूम नहीं था कि किस तरह से क्या करना है, उनको भेजा, उनके साथ, उनको हमारे साथ सत्संग शुरू में करवाए थे। मेनका आंटी को भी इसी तरह से जोड़ा था गुरुजी ने। तो एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो आंटी ना हर साल एक पीपल फॉर एनिमल, उनका जो उनकी संस्था है एनिमल वेलफेयर के लिए, वो फंड रेज करते हैं। तो गुरुजी के पास मतलब जब आते थे हमेशा, जिनको भी कोई आर्टिस्ट का एग्जीबिशन रहता था तो उनको लेकर के आंटी आए थे। तो हमारे साथ भी बहुत अच्छी तरह से बातचीत हुई उस आर्टिस्ट के। गुरुजी ने भी बहुत हंसी मजाक के साथ में उनसे बात की, उनसे जानकारी की। वो सब हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट डे आई थिंक एग्जीबिशन 2 दिन था या कुछ जो भी है, तो गुरुजी ने कार्ड्स बांटे। तो हमेशा कई बार गुरुजी हमें जैसे होटल में लेके जाते थे या किसी शादी में लेके जाते थे, कहीं कहीं मतलब बुलाते रहते थे। हमें पता भी नहीं रहता था कि हमें, जैसे अभी आंटी ने बताया आज भी सत्संग में, कि पता ही नहीं रहता था किसकी शादी है, हमें क्यों बुलाया है, कहाँ जाना है। बस वो गुरुजी की आज्ञा होती थी, वहां पहुंचो, वहां जाओ। कभी गुरुजी के साथ, कभी गुरुजी के अलावा भी जैसे वो भेजते थे। तो इस आंटी के ना वो एग्जीबिशन के कार्ड्स गुरुजी को दिए होंगे आंटी ने, और गुरुजी ने ना संगत में बांटे। और इतनी खुशबू आती थी जब भी कोई गुरुजी कार्ड बांटते थे या कुछ भी गुरुजी का लिखा हुआ होता था, तो पूरे मंदिर में, हॉल में एकदम फ्रेग्रेंस गुरुजी की फैल जाती थी। तो वो सबके कार्ड बटे, तो मेरे मन में ऐसे आया, हमें नहीं मिला, हमें नहीं दिया गुरुजी ने, जबकि ज्यादा लोग थे भी नहीं वहां पर उस हॉल में। बट हमारे बगल वाले में इधर उधर सबको दिया, लेकिन हमें नहीं दिया। तो मैंने इनको बाद में टोका भी कि भाई आज हमें कार्ड नहीं मिला, हमेशा तो गुरुजी हमको बिल्कुल मतलब घर से भी बुला लेते हैं और आज हमको मिला नहीं। वही ना एक्सपेक्टेशन हमको कैसे, मतलब इट्स अबाउट मी नॉट माय हस्बैंड। ही सेड कि कोई बात नहीं, मतलब ही वाज नॉट थिंकिंग अबाउट दिस, उनका ही नोज बेटर कि क्या करना है। तो उस, और बिल्कुल बात सही थी वो। तो नेक्स्ट उस दिन रात को जब लंगर के बाद में अंकल बाहर खड़े थे, तो मेनका आंटी मत्था टेकने के लिए आई। सत्संग वो वहां एग्जीबिशन था तो पहले नहीं आई, वो लेट आई होगी मत्था टेकने। तो दूर से इनको हमको देख के बोलती है कि डॉक्टर वेयर वेर यू, आप आए क्यों नहीं। तो इन्होंने कहा कि बिकॉज यू डिडंट कॉल मी। तो कहते हैं कि ने क्यों, मैंने तो गुरुजी को इतने सारे कार्ड्स दिए थे। वो कहते एनीवेज आपको कार्ड की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही आ जाना, मतलब बिना कार्ड के आ जाओ, आपको कोई जरूरत नहीं, कल पक्का आना। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो हम लोग जब अंदर आए तो एकदम से गुरुजी ने इशारे से बुलाया हमको। तो ये बात हुई थी आगे वहां पर रोड पे, कहीं जहां पर आंटी की गाड़ी रुकी हुई थी वहां पर उसने बोला था, उन्होंने बोला था। तो अंदर गए तो गुरुजी ने पास में बुलाया और ऐसे कान में कहते हैं गुरुजी हमारे इनके कि एक कल एग्जीबिशन जाओ तो कुछ खरीदना नहीं। तो मुझे तो फिर वो सुन के इतनी हंसी आई, क्योंकि बिकॉज दैट एग्जीबिशन जो था वो बहुत रेनाउंड आर्टिस्ट का था, और वहां पर जो भी बिक रहा था तो इतना मतलब लैक्स
1000 तो छोड़ ही दीजिए, लैक्स में वो, और उस टाइम तो ये बहुत बड़ी रकम थी हमारे लिए। और अंकल का थोड़ा-सा इम्पल्सिव नेचर है, अगर उनको तो लगा तो फिर ले भी लेते। वैसे हमारी इतना हैसियत नहीं है कि इतने लाखों रुपए के हम खरीद सके। एंड गुरुजी डिडंट वांट टू स्पेंड, मतलब डिडंट वांट अस टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी इन दैट। तो ये मुझे कई ऐसे अनुभव ऐसे हुए कि मैं समझ गई कि गुरुजी जो भी हमारे लिए करते हैं वही बेस्ट है। जो हमारे लिए सही नहीं है वो वहाँ गुरुजी हमें नहीं जाने देते, वो या वो चीज़ नहीं करने देते। और हमें मालूम नहीं होता है तो हमें लगता है कि भई ये हमें क्यों नहीं मतलब हमारा हो रहा है। या मैंने कई संगत को ये भी कहते हुए सुना है कि ये गुरुजी हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमें पता है कि गुरुजी हमारे लिए बेस्ट ही सोचते हैं और करते हैं और हर पल हमारे साथ होते हैं, तो हमारे मन में ये सवाल आना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमारी जर्नी चलती गई। मैं एक अपना सत्संग, बहुत सारे सत्संग है, मैं अपना एक सर्जरी का सत्संग सुनाती हूँ। हाल ही में मेरी बायलैटरल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है, ऑलमोस्ट अभी 2 महीने हो गए। तो इसका ऐसा मतलब ये था कि जब हम गुरुजी के पास शुरू में जाते थे तो अंकल को बहुत, गुरुजी मुझे लगता था कि अंकल को अपने पास बिठाते हैं और बहुत प्यार करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उतना मेरे से बात नहीं करते। तो मैं घर में कई बार बोलती थी ऐसे। तो एक दिन एक हमारा बर्थडे था और थर्सडे था, हम लोग गए तो गुरुजी आसन पे बैठे हुए थे। तो इन्होंने मत्था टेका, गुरुजी ने फौरन बिठा दिया अपने पास। मैं मत्था टेकने लगी और फिर अंकल ने इनको, गुरुजी को बताया कि गुरुजी आज इनका जन्मदिन है। तो गुरुजी ने फिर मेरी तरफ स्माइल करके मुझे इशारे से अपने पास ही बिठाया। तो मैं बैठ गई। तो इट वाज वेरी नाइस, बहुत आनंद आया। चाय प्रसाद हुआ, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद हुआ। सब कुछ होने के बाद में कई दोबारा लंगर हुआ। कुछ सत्संग बहुत अच्छे सुनने को मिले। सो 1:30 तक हम लोग वहां बैठे रहे। सो मुझे लगा क्या बहुत अच्छा मेरा बर्थडे आज से मतलब व्यतीत हुआ मेरा गुरुजी के साथ। तो उसके बाद में जब हम लोग 1-1:30 बजा तो इन्होंने कहा सुबह सुबह मुझे मीटिंग है फिर से 8 बजे, तो वी लीव नाउ, हम मत्था टेक के चलते हैं। तो हम लोग उठ के जाने लगे तो सुधा आहूजा आंटी ऊपर से आ रहे थे सीढ़ी से नीचे, तैयार होके कहती है कि आप कहाँ जा रहे हो। हमने कहा मत्था टेक के अब घर जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, तो अभी तो गुरुजी ने कहा कि इनका बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो हम लोग बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि भाई ऐसा भी कुछ होता है। एंड देन सडनली एकदम से गुरुजी उठे और 4-5 कार थी और 15-20 लोग बचे हुए थे 1:30 बजे तक। सब फटाफट गुरुजी ने डिसाइड, मतलब गुरुजी हमेशा डिसाइड करते थे कितनी 4 कार हो या 100 कार हो कि कौन कहाँ बैठेगा, किसके साथ बैठेगा, कहाँ जाना है, कौन से रास्ते से, हर चीज कहीं भी जाते थे। तो मुझे गुरुजी ने अपने पास बिठाया। तो आई वॉज वेरी स्केर्ड एंड आई वॉज वेरी थ्रिल्ड ऑल्सो, बट वेरी स्केर्ड। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, गुरुजी कुछ पूछ रहे थे। फिर हम लोगों को मैरियट यहाँ पर साकेत में आज भी वो शेरटन हो गया, वहां पर हम लोग गए। तो टेबल लगा के हमेशा की तरह सब 2-3 टेबल लगा के सारी संगत हम लोग बैठ गए गुरुजी के साथ में। तो गुरुजी ने जो भी कुछ ऑर्डर किया बहुत अच्छा, मतलब नहीं तो जनरली मिल्क शेक या सैंडविचेस या ऐसे कुछ लाइट चीजें करते थे गुरुजी, क्योंकि इतनी रात को इतने सारे लंगर के बाद में तो लाइट ही चीज होगी। तो इस बार बहुत कुछ कुछ ऑर्डर किया। तो किसी ने पूछा कि आज क्या बात है, इतना क्या अच्छा गुरुजी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक आंटी ने बताया कि आज इनका बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है एंड गुरुजी वाज स्माइलिंग एट मी। तो गुरुजी ने मतलब मुझे इतने सारे चीजों का जवाब दे दिया कि इसको बोला, मुझे नहीं बोला, या अंकल को बिठाया, अंकल को ज्यादा प्यार किया। मेरे मन में आज तक कभी वह मतलब इस तरह के कभी सवाल आ ही नहीं सकते। उस दिन गुरुजी ने जो दिखाया मुझे, तो उसके बाद में ये मेरे बर्थडे का मतलब हमेशा के लिए मुझे याद आएगा कि मुझे ना तो मेरे माँ बाप ने, ना मेरे बच्चों ने, हस्बैंड ने, किसी ने भी इस तरह से सोचा होगा, ना सेलिब्रेट किया होगा। इस तरह गुरुजी ने मेरे को वो दिखाया दिन। अच्छा, अब ये इसके साथ में मेरे सर्जरी का ऐसा रिलेशन है कि
हम लोग ये 2 साल में बहुत ही उतार-चढ़ाव सभी हम लोगों ने देखे हुए हैं। हम लोगों का अभी वो घर का भी सत्संग है, हम लोग अभी-अभी नए घर में शिफ्ट हुए हैं। तो नए घर में शिफ्ट होने के बाद में क्योंकि मेरे पैर का 2 बार एक्सीडेंट हो चुका है, गुरुजी ने भी पूछा था कि क्या हुआ है? क्या हुआ? मतलब क्यों क्या प्रॉब्लम है? ऐसे करके मुझे पैर के बारे में पूछा था एंड आई वाज़ हेडिंग फॉर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी मुझे करना ही था क्योंकि इतने एक्सीडेंट के बाद में वो मैं फिज़िकल जो मतलब खराब भी हो जाती है, तो उसको सर्जरी के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। बट समहाउ इट गॉट पोस्टपोन्ड अर्लियर बिकॉज़ ऑफ माय एज कि भई कम एज में नहीं करते। उसके बाद में अभी करना था तो वो लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, वो हो गया करके 3-4 साल ऐसे मतलब 2 साल तो लॉकडाउन में निकल गए। तो अभी हम लोग चाहते थे कि हुए, लेकिन कोई ऐसा मंथ नहीं डिसाइडेड था। लेकिन गुरुजी ने इस तरह से मतलब ये किया कि मेरा बेटा यूएस से आएगा तब हमने पहले सोचा था करने का और उसको कोई गुंजाइश नहीं थी कि उसको यहाँ पर उसको वीज़ा स्टैम्पिंग की ज़रूरत थी, वो सब बंद हुआ था। तो लेकिन फिर उसने बताया कि उसने मुझे कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता हूँ, मैं अभी बाद में 2-4 महीने में बाद में देखूँगा, जब उसका ओपन होगा तब मैं आऊँगा। तो हमने कहा ठीक है गुरुजी की मर्ज़ी मैंने बोला उसको और फिर दूसरे दिन उसका फ़ोन आता है, कहता है कि नहीं एक विंडो है कोई अर्जेंट बेसिस पे फिर मुझे इमीडिएटली निकलना पड़ेगा, तो मैं आ सकता हूँ एंड देन ही डिड दैट बिकॉज़ 2 इयर्स ही डिडन्ट कम तो एकदम से वो आ गया। तो हमने सोचा ये सितंबर एंड में आया है तो अभी हम सितंबर एंड में या अक्टूबर के शुरू में कर लेंगे। तो इस तरह से मतलब पोस्टपोन होता गया, कभी डॉक्टर की वजह से, तो कभी किसी वजह से छुट्टी आई इसकी वजह से एंड मैं नहीं चाहती थी कि मेरे बर्थडे में मेरा कोई सर्जरी हो, लेकिन वो गुरुजी ने ऐसे कर मतलब चीज़ें हुई कि मुझे वो अपने बर्थडे में ही करवाना पड़ा एंड देन आई रियलाइज़ कि मेरा बर्थडे होता है 8 अक्टूबर को। तो जब सर्जरी हुई तब उसी समय फिर मेरे समझ में आया कि गुरु और मेरा एक्सीडेंट भी जो हुआ था वो भी मेरे बर्थडे के दिन हुआ था। सो देन आई रियलाइज़ कि गुरुजी ने मुझे अपना मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करके मुझे ब्लेसिंग्स दी थी उस दिन और वो मेरे बर्थडे में जो मेरी खराब हो गई थी या निकल गई थी पूरी मतलब यूज़लेस हो गई थी, वो नई नीज़ दे करके मेरे बर्थडे में वो पूरा सर्कल गुरुजी ने कंप्लीट किया। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। तो अभी और भी बहुत सारे सत्संग है गुरुजी का जब लाइट ऑफ डिविनिटी की बात है जो हम लोग पढ़ते हैं, तो गुरुजी को हमेशा अंकल कहते थे कि गुरुजी ये रामकृष्ण परमहंस जी हैं या साईं बाबा है, उनके भक्तों की जो बताया है या लिख के रखा है, उसके ज़रिए आज हमें पता चलता है उनके बारे में। आप भी हमसे क्यों नहीं लिख पाते? तो गुरुजी स्माइल करते थे। तो एक दिन गुरुजी ने फिर बोला कि चलो ठीक है लिख के ले आओ अपना एक्सपीरियंस। तो लिख के ले आए, तो फिर गुरुजी के मतलब प्रेज़ेंस में उस समय छोटा-सा वर्ज़न था, जिसके ऊपर रेड चोले में गुरुजी का पिक्चर लगाया हुआ था। बाद में सत्संग सारे लोगों को गुरुजी ने तो बताए थे कलेक्शन हो ही रहा था। तो उसके बाद में जैसे महासमाधि हुई उसके बाद में ये बड़ी वाली बुक आई है। तो ये छोटी-सी बुक जो थी ना वो उसके 100 कॉपीज़ मेरे ख़्याल से आए थे शुरू में और एक बार हम जब मंदिर गए पहुँचे तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस है बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो हमने सोचा आज क्या हो गया एकदम से इतनी ज़्यादा खुशबू आई। तो पता चला कि ये गुरुजी के जो बुक आई है वो बँट रही थी। तो हमने कहा अच्छा हमारी कहाँ है कॉपी? तो उन्होंने कहा खत्म हो गई, क्योंकि वो बस बहुत थोड़ी-सी थी तो सबको जितने भी लोग थे जिनको भी गुरुजी ने दिया, तो वो खत्म हो गए। तो हमें लगा चलो कोई बात नहीं, फिर कभी मौका आएगा। तो उतने में गुरुजी के जो नेफ्यू है गौरव अंकल वो गुरुजी के कमरे से एकदम से दौड़ के आए और हमारे हाथ में वो छोटी-सी जो बुक है थी वो दी और कहा कि गुरुजी ने आपके लिए दी है। फिर दूसरा सेंटेंस बोला, "ये आपके लिए रखी थी गुरुजी ने अलमारी में।" सो दैट बुक हैड सो मच ऑफ फ्रेग्रेंस एंड वो कई साल तक मतलब अभी-अभी क्योंकि मैंने बहुत लोगों को वो मैं दिखाते भी थी, तो इतनी फ्रेग्रेंस आती थी कई साल तक। अभी बहुत दिनों से मैंने उसको खोला भी नहीं है, बट इट हैड लॉट ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ गुरुजी। सो ये लाइट ऑफ डिविनिटी जो बुक है,
तो वो एक-एक सत्संग, मतलब आपको तो पता ही है, सब हम जब पढ़ते हैं, एक-एक सत्संग मतलब गुरुजी का उनकी जो अपरंपार लीला है, उसका प्रमाण है। और उससे हमें कई कितने मैसेजेस मिलते हैं, उसके आगे और कोई ग्रंथ पढ़ा नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो और अगर मैं और कुछ कह सकती हूँ, या फिर अभी हम टाइम अप हो गया अंकल? ये टाइम जब तक आप कहते रहोगे तब तक अप नहीं होगा आंटी जी। अच्छा, क्योंकि 10 बजने वाले हैं, इसलिए बज चुके हैं ऑलरेडी। ये घड़ी का वक्त किसी और का है, आपका वक्त नहीं है ये। तो गुरुजी ने हमें एक दिन ऐसे ही बिठाया था रात को बहुत देर तक, और फिर एकदम से अचानक बोला कि रात हो गई, बहुत देर हो गई। तो सब लोग चले गए 2-2 बजे तक। तो हमें कई बार बिठाया, लेकिन अब फिर इस बार तो 2 भी बज गए, 3 भी बज गए, 4 भी बज गए। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें गुरुजी आगे क्यों नहीं। ऑलमोस्ट हम दोनों ही बच्चे थे, और लाइट्स वगैरह सारे बंद हो गए थे। गौरव भैया तो वो शायद पिंड में ही थे, और सुधा आंटी अमेरिका में थी, और जो स्टाफ था, जो भी अम्मा वगैरह थी, वो लोग लाइट बंद करके ऊपर सारे बंद हो गए थे, और बस नीचे ही गुरुजी थे। तो गुरुजी के जो पर्सनल सेवादार हुआ करते थे उस टाइम, जो वो 4:45 आए, और उन्होंने गुरुजी की के चरण, मतलब जूते उनके सामने रखे, मत्था टेका और चले गए। तो हमें लगा फिर अब फिर तब हमें गुरुजी ने अपने पास बुलाया। 4:45 थे उस समय, संडे नाइट, मंडे मॉर्निंग। तो अपने पास बताया कि परसों तुम्हारे घर आएंगे, और 300 डॉक्टरों को बुला लेना, और सबको ब्लेस करना है। फिर मुझे बुलाया अपने पास, मेरे कान में बताया कि तुम्हें चाय प्रसाद बनाना है, और चाय प्रसाद कैसी बनानी है वो भी मुझे बताया उन्होंने। और बताया कि एकदम सिंपल होगा लंगर, कोई ज्यादा खर्चा नहीं करना है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल वे में सब कुछ करना है। तो लेकिन फिर भी मुझे ना बहुत टाइम तो कम था, और गुरुजी आएंगे, गुरुजी ने सबीना कोचर आंटी और उनके अंकल को हमारे हेल्प के लिए भेजा था। एंड आई वांटेड एटलीस्ट सम गुड चेयर फॉर गुरुजी के आसन के लिए चाहिए थी। तो लेकिन गुरुजी का ऐसा मैसेज था कि बस जो घर में चेयर है वही यूज करनी है। तो मुझे लगा ये इतनी सुंदर नहीं है और पुरानी भी है, तो मैं उसको ढूंढने लगी। बट गुरुजी ने मुझे वो कहीं नहीं मिली, और मुझे दोबारा मैसेज मिला कि वही चेयर को यूज करना। और मुझे ऐसी थी, गुरुजी ने मतलब पता चल जाता है कि हमें लग रहा था कि ये हम लोग कर रहे हैं या कुछ जो भी कर रहे थे, लेकिन वो गुरुजी सारा मॉनिटर कर रहे थे पूरा। एक संगत के लिए गुरुजी ने कहा था कि उनको नहीं बुलाना है, लेकिन अंकल ने उनका नाम नहीं काटा कि भाई उनको, वो हमारे और भी गुरुजी से मिलने से पहले से मैं उनको जानता हूँ, तो उनको मैं कैसे नहीं बुलाऊंगा। तो लेकिन हमें गुरुजी ने किसी संगत को हमारे घर भेजा, और बताया एक्सप्लेनेशन कि क्यों गुरुजी नहीं चाहते। कि कई बार हमको लगता है ना, कहीं कहीं कई बार हम लोगों को नहीं जाने देते हैं गुरुजी, या किसी को हम चाहते हैं कि कोई आए हमारे पास, उसको नहीं आने देते हैं। उसके पीछे जो भी कारण है गुरुजी जानते हैं। वो ब्लेसिंग्स का आपस में मतलब कुछ था। तो इस तरह से हमें एक्सप्लेन किया गया, वो मैं अब डिटेल में नहीं बताऊंगी, लेकिन हर चीज गुरुजी ने पूरी मॉनिटर करी। और ये जो भी है आज के टाइम में ये भी रिलेवेंट है कि ठीक है कि हम लोग खुशी से, हमको लगता है कि हम बहुत बेस्ट तरीके से डेकोरेट करें और ये करें, लेकिन गुरुजी ये नहीं चाहते उसमें, मतलब ये इन चीजों में नहीं है गुरुजी। आपकी खुशी के लिए आप कर रहे हो, लेकिन गुरुजी की तो बस, उनको बस आप एक आसन पे बिठा सकते हो, उनको प्यार से लंगर जो भी करना है आप अपने भाव से अगर आप करोगे, तो सिंपलेस्ट वे गुरुजी पसंद करते थे। कहते भी थे कि चाहे ज्यादा कुछ बना भी लो लंगर, लेकिन मैं एक दाल एक सब्जी ब्लेस करता हूँ। तो हर चीज गुरुजी ने उस दिन ये करा। तो 300 क्या 550 पीपल केम, एंड इट वाज अ पिन ड्रॉप साइलेंस देयर। तो एम्स के काफी सारे डॉक्टर्स आए, सबको गुरुजी ने ब्लेस किया, और बाद में मुझे पता चला कि गुरुजी ने कहा कि इट वाज हेवी फॉर हिम, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स उनके, बहुत ज्यादा एलिमेंट्स गुरुजी ने लिए होंगे उनके ऊपर। छोटे छोटे मतलब जो भी कोई फ्रेंड्स या कोई और दूसरे भी लोगों को हमने किसी को बुलाया था, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ
हमें सुनने को मिला कि किसी की नौकरी लग गई। एक आंटी को गुरुजी ने, मैंने महाराष्ट्रियन मतलब वे में उनका स्वागत मतलब करना था मुझे, तो मैंने पूरन पोली बनाना सोचा कि मैं सब कुछ हो जाने के बाद में मैं अकेली सब जितने भी संगत को लेके आएंगे उनके लिए मैं पूरन पोली बनाऊंगी। तो काफी सारा काम मैंने रखा हुआ था एंड आई स्टार्टेड मेकिंग। तो इतने में बेल बजी, मुझे लगा अब कौन मुझे डिस्टर्ब करने आ गया। व्हेन आई ओपन द डोर देयर वाज अ डॉक्टर फ्रेंड ऑफ माइन हु इज आल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र। तो वो आई, उसने कहा कि मुझे आज मैं छुट्टी लेके आई हूँ और मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। तो कहती है कि क्या हेल्प करूँ? तो मैंने कहा कि कुछ नहीं, बस मेरा सब हो गया है, बस आई एम मेकिंग पूरन पोली। देन शी केम इनसाइड एंड शी स्टार्टेड हेल्पिंग मी विद दैट। आज लुकिंग बैक मुझे ये समझ में आता है कि गुरुजी ने उसी को कैसे भेजा, क्योंकि शी वाज एबल टू, मतलब हर जिस चीज में जो भी मेहनत में कर रही थी उसमें भी गुरुजी ने सोचा कि मेरी हेल्प के लिए किसी को भेज दे। मतलब एक एक इंसिडेंट उस दिन का जो भी है। एक आंटी रास्ते में जब हमारे घर आ रही थी अपने हस्बैंड के साथ बात कर रही थी, वो भी डॉक्टर ही हैं लेकिन वो किसी दूसरे हॉस्पिटल में। तो उनको जब वो आ रही थी तो रास्ते में वो पूरे टाइम यही बातें कर रही थी कि हमारी दोनों बेटियां ही हैं, उनकी शादी कैसे होगी और पता नहीं दामाद कैसे मिलेंगे, फिर चले जाएंगे, हम लोग अकेले रह जाएंगे, पता नहीं दिस काइंड ऑफ थिंग दे वर टॉकिंग। एंड जब गुरुजी ने उनको जब लड्डू प्रसाद दिए तो उनके हाथ में शायद 2 लड्डू प्रसाद दिए, मुझे तो मालूम नहीं, आई वाज बिजी। तो बाद में उस आंटी ने मुझे बताया कि उसके बाद में वो 2 लड्डू मुझे मिले, तो मुझे लगा कि सबको 1 लड्डू दे रहे हैं, तो मुझे 2 लड्डू मिले, तो आई वाज वेरी हैप्पी। उसने कहा कि मैंने वो 2 लड्डू खा लिए खुद ही। और अब मुझे लुकिंग बैक, मुझे उसके बाद में थोड़े 1 आध साल के बाद में फटाफट उनकी दोनों बेटियों की शादी भी हो गई। उनको बहुत 2 अच्छे दामाद मिले और अपने बेटों जैसे, और उनको मतलब उनकी फैमिली जैसे कंप्लीट हो गई। उनको लगा कि हमारे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। एंड देन शी सेज कि भाई मुझे तो ये पूरा विश्वास है कि वो जो 2 लड्डू थे वो उनकी ब्लेसिंग्स थी मेरे 2 दामाद प्राप्त करने के लिए। सो मेनी पीपल दे आई मीन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। और सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस ऐसा था कि कुछ दिन पहले ये गुरुजी हमारे घर आए, उसके कुछ दिन पहले गुरुजी ने गुरुजी के साथ ये बैठे हुए थे, तो मेनका आंटी ने इनको पूछा कि तुम्हारे यहाँ एम्स में क्या हो रहा है गड़बड़ सारा। ये जो भी उस समय रामबुमणि रामदास थे मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, तो वो बहुत ज्यादा गड़बड़ कर रहे हैं एम्स में, बिकॉज एम्स इज एन ऑटोनोमस बॉडी एंड ही वाज अबाउट टू डिमोलिश दैट, कि भाई ये सब खत्म करके एक ऑर्डिनरी हॉस्पिटल जैसा उसका रूप आ जाता उनकी चलती उसमें। लेकिन हॉस्पिटल का जो पर्पस था वो पूरा ही डिफीट हो रहा था। और इन्होंने बहुत सारे मतलब चीजें, ये लोग भी एजिटेट कर रहे थे, उनके साथ एक प्रेजेंटेशन करा था, फिर नहीं कुछ काम आया तो फिर इन्होंने केस वगैरह भी लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे थे। लेकिन ये सारी चीजें तो कभी गुरुजी के सामने नहीं कही है, ना मेनका आंटी को इन्होंने कुछ बोला। इन्होंने बोला, जब आंटी ने पूछा कि भाई तुम कुछ कर रहे हो कि नहीं, ये इस तरह से तुम्हारे एम्स को खत्म किया जा रहा है, तो ये कहने लगे कि मैं जो करना है गुरुजी करेंगे। एंड गुरुजी वाज लिसनिंग टू इट। ये दोनों बैठे हुए थे गुरुजी के पास ही। तो उसके 2-3 हफ्ते के बाद ही हमारे घर आए और ये सारा मतलब एम्स के डॉक्टरों को बुलाया। उसके बाद में जो हमारी केस चली है एम्स में, एम्स की केस चली है कोर्ट में। एंड मेनका आंटी ने पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंटेशन दिया या जो भी कुछ भाषण दिया, उसको सुनकर मतलब मैं भी आश्चर्यचकित रह गई कि इनको इतनी ज्यादा इंट्रिकेसीज कैसे पता। इन्होंने ब्रीफ किया था लेकिन एक हद तक ही ब्रीफ कर सकता है कोई। ये जो भी बोल रही थी वो खुद नहीं बोल रही थी, उनके मुंह से गुरुजी बोल रहे थे। इतना मतलब वो पॉइंट टू पॉइंट और इतनी इंट्रिकसी से कि जो किसी को पता भी ना हो। अगर तुम वहां पर वो काम कर रहे हो तभी तुमको पता रह सकता है। और फिर बाद में वो केस जीत गए और एम्स की ऑटोनॉमी रिस्टोर हुई। मतलब वो एक सत्संग उसी के लिए था। तो इस तरह से गुरुजी हमारे हर समय हमारे साथ है, हमारे लिए हर कुछ करते हैं, उनके ब्लेसिंग के थ्रू सब कुछ होता है। तो यही बात है। और तो बस मैं अभी गुरुजी का गुणगान मैं क्या करूं, उनका उसके लायक भी हम नहीं है। इतना जितना भी हम बोलते हैं वो उतना कम ही है। हम शुक्राना कर सकते हैं। तो उनके शुक्राने के लिए 2 लाइन
4 लाइन में बोलती हूँ कि थैंक यू गुरुजी फॉर ऑल यू हैव गिवन टू मी, गिवन टू अस, फॉर ऑल यू हैव withheld, thank you Guruji, for all you have withdrawn, thank you Guruji, for all you have permitted, for all you have prevented, for all you have forgiven us, for all you have prepared for us, for having created us to love you for eternity and loving us with all our flaws. Thank you Guruji, gratitude and gratitude and gratitude.